नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र पाषाण काल के बारे में पूरी डिटेलिंग कर ली थी। इसके बाद अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ 2-3 लाइन के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं और आज ही से आपको ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हो रही है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या है, सभी हेडिंग देनी है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1800 बीसी। और कुछ पुस्तकों में इसका भाई अलग से को डेट मिलता है, तो वो भी नोट कर लो। 2350 से 1750 बीसी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने क्या चर्चा करी है कि यहाँ पे इसका टाइम पीरियड अपने को अलग अलग देखने को मिलता है। एक तो अपन ने क्या देखा है कि 2500 बीसी से लेके तो 1800 बीसी, एक अपन ने देखा है 2350 बीसी से 1750 बीसी। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे अपन प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को लिपि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उस लिपि को आज तक अपन पढ़ पाए क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों या अंग्रेज वायसराय के द्वारा कुछ कार्य किया गया। जैसे अपन देखते हैं कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, आपको पूरा लिखना है कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अंग्रेजों के द्वारा 1861 में यह प्रयास किया गया था कि भाई अपन कैसे क्या कार्य करें। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का उन्होंने सर्वेक्षक नियुक्त करा कि भाई कैसे क्या कार्य करना है, क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए उन्होंने सर्वेक्षक नियुक्त कर दिया। अब इसी सर्वेक्षक के बाद अपन देखते हैं कि आने वाले टाइम पे, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे अपन ने एक विभाग की स्थापना कर दी। इस विभाग का नाम क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसी कारण अपन क्या देखते हैं कि इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पितामह कहा जाता है। अपन ने क्या देखा है कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक सर्वेक्षक को नियुक्त किया गया जिनका नाम क्या था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं के प्रयास के कारण अपन देखते हैं कि भारत में पुरातत्व का खोज का प्रारंभ हुआ। इसी कारण से इन्हें क्या बोलते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का इन्हें जनक या फिर पितामह कहा जाता है। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं कि 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और प्रथम अध्यक्ष के रूप में जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया भाई? जॉन मार्शल को। तो 1901 में अपन ने क्या देखा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका विभाग का नाम क्या है भाई? भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण
क्लियर। इसकी स्थापना की गई, उसके प्रथम अध्यक्ष इसे बनाया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। और आप सभी जानते हैं कि जॉन मार्शल के द्वारा ही बड़े स्तर पर खनन या खुदाई कार्य किया गया, जिससे हमें ज्ञात होता है कि भाई हड़प्पा नगर भी था। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, तो अपन ने देखा है कि किसका सर्वाधिक प्रयास देखने को मिलता है, तो हमें जॉन मार्शल का। चीजें क्लियर है। तो दो व्यक्तियों के नाम आपको दिमाग में रखने हैं। पहला नाम क्या है भाई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और दूसरा नाम क्या है, जॉन मार्शल। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को अपन ने क्या बोला कि पहली बार सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, इसी कारण से इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पितामह कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जॉन मार्शल को। क्लियर है सभी को। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको हेडिंग वाइज पढ़ना है। तो यहां पे मैंने हेडिंग क्या दी है भाई, पहली हेडिंग मैंने यहां पे दी है भाई खोज। क्या हेडिंग दी है भाई, खोज। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जब आपको याद हो तो अपन ने जब सिलेबस लिखा था, तो ये किस सिलेबस के पार्ट है, तो अपन ने क्या बोला भाई, आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है। इसका संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने लिखा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने लिखा था कि यहाँ पे हमें पुरातत्व के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे थे। अर्थात कि जो भी खनन या खुदाई के माध्यम से हमें अभिलेख प्राप्त हुए, उसी प्रकार कुछ लिखी हुई मोहर या उपकरण भी हमें प्राप्त देखने को मिले। तो यहाँ पे अपन ने पहली खोज की हेडिंग दी है सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसका संबंध अपन ने क्या बोला, आद्य ऐतिहासिक काल। और अपन क्या देखते हैं कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के समकालीन है, चीजें क्लियर। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु अपन ने क्या लिखा है, जैसे अपन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कार्य अपन देखते हैं कि उनके राजनीतिक संबंध भी अपन देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया था, सुमेरियन लोगों के द्वारा। तो ये इसके समकालीन थी। क्लियर। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। तो अपन देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मेंशन। क्या नाम था जिनका, चार्ल्स मेंशन के द्वारा सभ्यता के दबे हुए होने का साक्ष्य दिया गया, साक्ष्य प्रस्तुत किया, परंतु इनके जितने भी बड़े अधिकारी थे, इन्होंने इसको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। तो अपन ने क्या बोल दिया कि अधिकारियों ने इस बात को अनदेखा किया। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने खोज के बारे में चर्चा करी। तो खोज में अपन ने क्या देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस पीरियड से संबंधित है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, ये किसके समकालीन है, तो अपन ने क्या बोला है कि मिस्र और मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया का एक और नाम मिलता है सुमेरियन सभ्यता की ये समकालीन है। उसी प्रकार अपन ने क्या जाना है कि एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम क्या है, चार्ल्स मेंशन। इस व्यक्ति के द्वारा अपन देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये कहा गया कि यहाँ पे एक सभ्यता के दबे होना के साक्ष्य में प्रतीत होते हैं। लेकिन अपन ने क्या देखा है कि जितने भी इनके बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस बात को क्या कर दिया है भाई, अनदेखा कर दिया। क्लियर है। तो यहां से कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पहले प्रमाण के रूप में किसने बातचीत करी थी, तो भाई वो कौन थे, चार्ल्स मेंशन। चीजें क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे ये बिंदु की अपन ने चर्चा करी है। उसी प्रकार अपन अगले बिंदु की चर्चा करते हैं यहाँ पे। फिर ये खोज किसने कार्य किया, तो अपन क्या जानते हैं भाई, एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल कौन है, अपन ने पिछली स्लाइड में क्या देखा है, पिछली स्लाइड में अपन ने अपडेट करा था कि 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई, और उस विभाग का नाम क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका कार्य क्या है कि पुरातत्व मतलब जो खुदाई के माध्यम से जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही है उनका सर्वेक्षण करना है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जॉन मार्शल
किसी भी व्यक्ति ने इनकी बात पे लोड नहीं लिया था भाई, सही बात तो ये है। फिर अपन देखते हैं कि जॉन मार्शल आते हैं और जॉन मार्शल इस पूरे क्षेत्र में खनन गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। खनन गतिविधि को बढ़ावा देते हैं और अपने दो सहयोगी अब ये सहयोगी कौन कौन है? तो दो सहयोगी में अपन ने क्या क्या देखा, यहां पे देखते हैं भाई, एक नगर क्या प्राप्त हुआ था हमें, हड़प्पा, और दूसरा कौन सा हुआ, मोहनजोदाड़ो। अब जो हड़प्पा नगर की खोज की थी वो किसके सहयोग से की थी? तो अपन देखते हैं दयाराम साहनी के नेतृत्व में। उसी प्रकार देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज कैसे हुई? तो अपन ने देखा है कि व्यक्ति का नाम मिलता है राखलदास बनर्जी। क्लियर? अब इसकी पूरी कहानी वापस से अपन रिपीट करते हैं कि आपको सिर्फ हेडिंग देना है और हेडिंग के माध्यम से चीजों को क्लियर करना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाटा दिए जा रहा है और बिल्कुल लिखे जा रहे हैं। तो पहले अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता लिखा। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा है कि सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो अपन ने क्या बोला है कि केनिंग के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को। और उन्होंने प्रयास करा, इसको आगे बढ़ाया, इसी कारण से इनको हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पितामह कहते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। और इस विभाग की स्थापना किसने करी है? जो इस विभाग के माध्यम से अपन देखते हैं कि खोज कार्य हुआ, तो अपन ने देखा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में इस विभाग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जॉन मार्शल। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे पहली हेडिंग आपने क्या दी है? खोज। तो अपन ने क्या देखा है कि पहला इसका संबंध किससे है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है कि दोनों चीजें जहां पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि मिस्र या मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। अब ये समकालीन कैसे थी इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स मेंशन। इस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि भाई इस क्षेत्र में एक सभ्यता के दबे होने के साक्ष्य है, लेकिन इसकी बात को अनदेखा कर दिया गया। फिर अपन देखते हैं कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कौन हुआ भाई? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने अपन ने क्या देखा है कि खनन गतिविधि को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अलग अलग लोगों के माध्यम से सहयोग प्राप्त करा। जैसे अपन देखते हैं कि इनके दो प्रमुख सहयोगी के रूप में अपन किसको जानते हैं? तो एक तो हड़प्पा नगर के खोजकर्ता या नेतृत्वकर्ता और दूसरे कौन है? मोहनजोदाड़ो के। तो हड़प्पा नगर में अपन ने क्या देखा है कि किस व्यक्ति का नाम उल्लेखनीय है? तो दयाराम साहनी। क्लियर? और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में अपन किसको देखते हैं? तो राखलदास बनर्जी। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये आपकी खोज की हेडिंग हो गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं, अगली चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे खोज के बाद अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को अनेक नामों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इसके नाम कैसे क्या पड़े? तो आपको अगली हेडिंग क्या देनी है? खोज के बाद नामकरण। क्या हेडिंग देनी है भाई? नामकरण। अब पहली चीज अपन देखते हैं कि नामकरण में आपको हेडिंग दी है और क्रम से इनके नाम लिखते जाने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य कौन कौन से नाम है। तो पहला नाम अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे? स्वयं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नामकरण। और नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो अपन ने क्या देखा है यहाँ पे? जॉन मार्शल। क्या नाम मिलता है अपने को देखने को? जॉन मार्शल, जो कि इस विभाग के अध्यक्ष थे। क्लियर? और दूसरा नाम क्या मिलता है? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई हड़प्पा सभ्यता। अपन कारण जानेंगे कि इनको अनेक नामों से क्यों जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद इसका अन्य नाम क्या मिलता है? तो प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। उसके बाद यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इसका एक और नाम क्या मिलता है? सिंधु सरस्वती। सिंधु सरस्वती सभ्यता।
और फिर अपन ने यहाँ पे एक और नाम क्या इसका लिखा है, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रथम कांस्ययुगीन, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता। अब यहाँ पे अपन ने नामकरण में अलग अलग नाम क्यों लिखे, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो अपन ने क्या बोला है कि यह सभ्यता, यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता सिंधु और उसके आसपास की सहायक नदी, सिंधु और सहायक नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ, के क्षेत्र में विकसित हुआ। आप नोटिस करना कि कोई भी सभ्यता विकसित होगी तो वो नदी के आसपास ही होगी या जल के निकट होगी। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने पहली चीज क्या देखी है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदी है उनके आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास देखा गया। उसी प्रकार इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि इस काल में खोजा गया, इस काल में खोजा गया, यहां प्रथम स्थल था, प्रथम स्थल था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमें नगरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले नगरों के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे अपन ने जब ताम्रपाषाण काल पढ़ा था तो जब अपन ने आद्य नगर की चर्चा की थी कि आधे नगर के जो भी आपको समरूपता देखने को मिलती है वो किस काल में, तो ताम्रपाषाण काल में। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सबसे पहले नगरों के उल्लेख मिलते हैं, इसी कारण से इसको अपन ने क्या बोल दिया भाई, प्रथम नगरीय सभ्यता। चीजें क्लियर है। और यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला स्थल खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु और सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन ने पहली चीज तो चर्चा कर ली है कि भाई सिंधु के आसपास के स्थलों में अपन ने देखा है कि भाई इसकी खोज हुई। उसी प्रकार सरस्वती क्यों बोला है, क्योंकि अपने को जब भी अपन आगे पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में भी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। तो यहाँ पे उस काल में सरस्वती नदी देखने को मिलती है जो आज वर्तमान में विलुप्त हो गई है, इसी कारण से सभ्यता का नाम पड़ गया। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि प्रथमतः कांस्य के प्रयोग का साक्ष्य देखने को मिलता है, का साक्ष्य देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। चीजें क्लियर है सभी को, फटाफट इसको नोट कर लो भाई। नामकरण में अपन ने क्या क्या देखा है कि पहला सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद प्रथम नगरीय सभ्यता, उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता और प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता। अब इनको नाम क्यों दिए गए तो भाई इनकी डिटेलिंग यहाँ पे लिख दी अपन ने साइड में। चीजें क्लियर। ये बिंदु बिल्कुल मत भूलना कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो अपन ने कौन देखा है भाई, जॉन मार्श। चीजें क्लियर है सभी को। चल बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब अगली हेडिंग देना भाई, क्षेत्र या फिर विस्तार, क्षेत्र या फिर विस्तार। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का अपने को विस्तार कितना देखने को मिलता है। इसका सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है, दक्षिण का स्थल कौन सा है, पूरब का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान में 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज की गई है। इसमें अपन देखते हैं कि 7 स्थलों में हमें नगरों का रूप देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार इसकी हेडिंग अपन ने क्या दी है कि क्षेत्र और विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र या विस्तार कहां तक था। तो यहाँ पे अपन क्रम से लिखते जाना भाई। पहला पॉइंट, तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है अपन ने, क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे अपन बार बार सिंधु घाटी सभ्यता लिखने से बच सके।
सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला अपन ने क्या देखा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे अपने को जो सिंधु घाटी सभ्यता का अपन पूरा क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार अपन इसके आकार की चर्चा करते हैं, तो इसका आकार हमें कैसा देखने को मिलता है, तो आकार अपन ने क्या देखा है कि त्रिभुजाकार। कैसा आकार मिलता है भाई, त्रिभुज के आकार का। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को अपन जोड़ दें तो उसका आकार कैसा बनता है, तो आकार अपन ने क्या देखा है कि त्रिभुज के आकार का। जैसे वर्तमान भारत की अपन चर्चा करते हैं, तो वर्तमान भारत का आकार कैसा है, तो वर्तमान भारत का आकार चतुष्कोणीय है, मतलब उसके 4 कोण देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में आपको आकार कैसा देखने को मिलता है, तो त्रिभुज के आकार का। बड़े आगे चलो नेक्स्ट। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऐसे ही अपन उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी लंबाई की बातचीत करें तो अपने को 1400 किलोमीटर देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि पूर्व से पश्चिम में इनकी लंबाई अपन देखते हैं तो कितने किलोमीटर देखने को मिलती है भाई, 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। बीसी लिख दिया भाई गलती से, तो यहां पे अपन ने कितना लिख दिया, 1600 किलोमीटर। चीजें क्लियर है सभी को। तो क्योंकि अपन यहाँ पे विस्तार या क्षेत्रफल की चर्चा कर रहे हैं, तो यही आपको देखना है चीजें। उसी प्रकार अपन देखते हैं भाई, अगला एरो देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद चलते हैं तो इधर अपना पश्चिम और ये अपना पूरब। ऐसे ही आपको भाई मैप बनाना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि क्षेत्र के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल कौन सा था, दक्षिण में खोजा गया स्थल कौन सा था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि पूर्व में खोजा गया स्थल कौन सा था, पश्चिम में खोजा गया स्थल कौन सा था। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल कौन सा था, भाई पेन चेंज कर लेते हैं अपन। चलो, तो यहाँ पे कौन सा स्थल था भाई, तो अपन ने क्या देखा है कि मांडा। और ये मांडा वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और इस किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम अपन ने क्या लिखा है भाई, चिनाब नदी। चीजें क्लियर। तो अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल कौन सा है, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, मांडा। वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा, तो चिनाब नदी के। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि दक्षिण में स्थल कौन सा प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, दाइमाबाद। तो यहां पे क्या लिखा है अपन ने, दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अपन ने देखा है भाई महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा, तो अपन ने क्या लिखा है, गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिम में खोजा गया स्थल कौन सा है, तो अपन ने क्या लिखा है भाई, सुतकांगेडोर। जो वर्तमान में कहां पे है, तो वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि भाई अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले अपना ही पार्ट था जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। और किस नदी के किनारे है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई दास्त नदी। किस नदी के किनारे है, दास्त नदी के किनारे। अंतिम चर्चा अपन ने क्या करा है कि पूर्व में स्थल कौन सा है जो हमें प्राप्त हुआ, तो पूर्व में अपन ने क्या देखा है कि भाई आलमगीरपुर। जो वर्तमान में आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। चीजें क्लियर है। और यहां पे अपन ने देखा है कि किस नदी के किनारे, तो अपन ने क्या बोल दिया, हिंडन नदी के किनारे।
चीजें क्लियर है भाई सभी को? वापस से रिपीट करते हैं अपन कि यहाँ पे अपन ने क्षेत्र या क्षेत्रफल या फिर विस्तार की चर्चा करी है। किसके विस्तार की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। तो जैसे ही अपन ने जब क्षेत्रफल की चर्चा करी है तो क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार की अपन चर्चा करते हैं तो आकार अपने को कैसा देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में? त्रिभुज के आकार का। उसी प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाएंगे तो कितना किलोमीटर देखने को मिलेगा आपको? 1400 किलोमीटर। उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई आपको कितनी देखने को मिलेगी? तो 1600 किलोमीटर। इसी प्रकार अपन ने जाना है उसी प्रकार अपन ने क्या जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में खोजा गया स्थल कौन सा था? तो अपन ने देखा है कि भाई मांडा। क्लियर है? ये मांडा वर्तमान में कहां पे? तो अपन ने देखा है कि भाई जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। ऐसे ही अपन ने देखा है कि दक्षिण में स्थल कौन सा है जो हमें प्राप्त हुआ? तो दक्षिण में अपन ने क्या देखा है कि दाइमाबाद, जो वर्तमान में कहां पे? तो अपने महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के। ऐसे ही अपन देखते हैं कि भाई पश्चिम में कौन सा स्थल आपको प्राप्त होता है? तो पश्चिम में अपन ने क्या देखा है कि सुत्कांगेडोर, जो वर्तमान में कहां पे है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान देश में है। और किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के। अंतिम चर्चा अपन ने बोला है कि पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कहां पे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। चीजें क्लियर? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। बढ़े आगे, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। क्या हुआ क्या? चलो भाई ये नोट कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? चलो भाई नेक्स्ट। अब इसी में विस्तार में एक दो बिंदु की और चर्चा करनी है, वो लिख लेते हैं अपन। ये विस्तार में अगला पॉइंट है। अपन ने बोला है, अपन ने यहां पे क्या देखा है कि वर्तमान में 1500 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। जिसमें से 7 स्थल को नगरीकृत कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे नगरों में जो भी संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए इन 7 स्थलों से अपने को देखने को मिलती है। अब ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो भाई अपन ने पहला क्या लिखा भाई? बनवाली। उसके बाद अपन ने क्या लिखा? चोहंदड़ो। उसके बाद अपन ने क्या लिखा? लोथल। उसके बाद धोलावीरा। नेक्स्ट हड़प्पा। अगला नाम अपन ने देखा है मोहनजोदड़ो। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे वर्तमान में अपन ने देखा है कि कुल स्थलों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? तो भाई 1500 स्थल। तो यहाँ लेकिन वर्तमान में नगरीय स्थल के रूप में कितने जाने जाते हैं? तो भाई 7 स्थल। क्लियर है सभी को? फटाफट ये चीज नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। चलो हो गया। पहला लिखा अपन ने बनवाली, फिर चोहंदड़ो, फिर लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक नाम 3 3 6 एक नाम और रह गया भाई, कालीबंगा। एक नाम और लिख लेना, कालीबंगा। तो ये भाई आपके 7 स्थल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या चर्चा करी है विस्तार के रूप में कि टोटल स्थलों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई है भाई? 1500 से भी अधिक। लेकिन नगरीकृत स्थल कितने हैं? तो भाई 7 स्थल है। 7 में पहला क्या लिखा अपन ने? बनवाली। दूसरा चोहंदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा धोलावीरा, 5वां हड़प्पा, 6ठा मोहनजोदड़ो और 7वां कालीबंगा। चीजें क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट।
अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन ने पहली चीज क्या जानी है सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे पहले अपन ने देखा है खोज। खोज के पश्चात फिर अपन ने हेडिंग क्या दी थी भाई, नामकरण। ऐसे ही आपको याद करने हैं तो आसानी से चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा है कि इसका विस्तार या फिर क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार अपन आगे की चर्चा करेंगे। राजनीतिक स्थिति, इसके बाद अपने को क्या चर्चा करनी है भाई, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बाद अपन देखेंगे यहां पे धार्मिक विकास देखा गया है, इनकी धार्मिक स्थिति। फिर अपन देखते हैं कि भाई इनमें लिपि और लेखन का विकास किया था या नहीं, लिपि और लेखन का विकास किया था या नहीं। तो ऐसे ही पूरा हेडिंग वाइज आपको लिखना है तो चीजें आसान रहेंगी याद करने के लिए। तो पहले अपन ने खोज की चर्चा कर चुके हैं, नामकरण की चर्चा कर चुके हैं, विस्तार या क्षेत्रफल की चर्चा कर चुके हैं। अब अगले बिंदु की अपने को चर्चा करनी है जिसका नाम क्या है भाई, राजनीतिक स्थिति। चीजें क्लियर, बिल्कुल क्रम से आपको पढ़ना है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। चलो भाई अब राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं अपन। हेडिंग देना भाई सभी, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति। फिर यहां पे अपन ने क्या देखा है कि राजनीति करनी है तो समाज में ये तो देखें भाई समाज में कितने वर्ग हैं। तो समाज में मुख्यतः अपने को भी 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। एक जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान में जो कार्य किया करता है पुरोहित वर्ग, एक योद्धा वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, व्यापारी वर्ग या फिर वणिक वर्ग। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि समाज में 4 वर्ग निवास करते थे। कितने वर्ग, 4 वर्ग। अब ये 4 कौन कौन से हैं, पहला अपन ने क्या लिखा, पुरोहित या ब्राह्मण। दूसरा यहां पे अपन ने क्या लिखा, वणिक, और वणिक के ब्रैकेट में लिखना भाई व्यापारी। उसके बाद अपन ने यहां पे क्या लिखा है कि यहां पे अपन ने लिखा है भाई श्रमिक, और अंतिम रूप से अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, पुरोहित हो गया, व्यापारी हो गया, उसके बाद वणिक हो गया, और उसके बाद अपन ने लिख दिया अन्य। समाज के लोग। चीजें क्लियर है भाई, अन्य में सारे के सारे आ जाएंगे। तो पहली चर्चा अपन ने क्या करी है कि राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना है। तो राजनीतिक स्थिति में अपन ने मुख्यतः 4 वर्गों की चर्चा की है। तो यहाँ पे दूसरा वर्ग कौन सा है भाई, वणिक या व्यापारी वर्ग। वणिक या व्यापारी वर्ग। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध कोई बड़े स्तर पे नहीं हुआ करते थे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहाँ का व्यापार जो अपने को देखने को मिलता है कि विकसित अवस्था में था। और आप सभी जानते हैं कि भाई व्यापार जिसके हाथों में होगा शक्ति भी उसके हाथों में होगी। फिर अपन जब आगे के इतिहास में पढ़ेंगे, आगे की चर्चा करेंगे, तो अपन देखते हैं कि भाई योद्धा वर्ग या फिर बोल सकते हैं कि जो भी अपने यहाँ पे क्षत्रिय वर्ग होते थे, तो क्षत्रिय वर्ग युद्धों के माध्यम से जीतते थे। इसी कारण से सत्ता उनके हाथों में आ गई। लेकिन अभी सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने क्या चर्चा करी है कि यहाँ पे सारी की सारी शक्ति किनके हितों में, तो व्यापार के हितों में। और व्यापार करने वाले वर्ग कौन है, वणिक वर्ग। तो यहाँ पे राजनीतिक इच्छा या राजनीतिक शक्ति भी किसके पास होगी, तो वणिक वर्ग के पास, क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सत्ता या शासन, सत्ता या शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग, और वणिक वर्ग कौन, जो व्यापार कार्यों में संलग्न थे, व्यापार कार्यों में संलग्न थे, क्लियर। इसी प्रकार राजनीति में अपन देखते हैं कि राजनीतिक कार्य करना है तो एक ऐसा स्थल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम क्या था, स्टुअर्ट पिगमट। क्या नाम था उनका, स्टुअर्ट पिगमट। स्टुअर्ट पिगमट के द्वारा
के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। लेकिन यहां पे अपन देखते हैं कि यहां पे एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम क्या है, आलचिन महोदय। इस मत का खंडन करते हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं भाई तीसरी राजधानी या थर्ड राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो तीसरी राजधानी के रूप में अपन जानते हैं भाई कालीबंगा को। तो यहाँ पे अपन ने क्या जाना है कि राजनीतिक स्थिति में कि राजनीतिक कार्य करेगा कौन, तो समाज में अपन ने बोला है कि मुख्यतः 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। प्रमुखता कौन सा था, वणिक या फिर व्यापारी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का आधार ही व्यापार था और व्यापार यहाँ पे अपने को विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। और ये व्यापारिक कार्य किया कौन करता था, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, वणिक वर्ग। तो शासन और सत्ता भी किसके हाथों में होगी, व्यापारी या फिर वणिक वर्ग के बीच में, जो कि व्यापार कार्यों में संलग्न थे। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे राजधानी वगैरह हुआ करती थी या नहीं, तो अपन देखते हैं कि एक इतिहासकार थे जिसका नाम क्या था, स्टुअर्ट पिगमट। ये क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी या जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है, तो वो व्यक्ति कौन है भाई, स्टुअर्ट पिगमट। अब कभी मान लो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ही हाई हो गया, तो ये भी पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये खंडन किया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जुड़वा बहन या राजधानी नहीं है। तो ये कौन से व्यक्ति थे भाई, वो आलचिन महोदय। क्या नाम है इनका, आलचिन महोदय। ये भाई बहुत डीप में क्वेश्चन हो गया आपका, कभी मान लो पूछ ले तो। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि मुख्यतः 2 राजधानियों की चर्चा मिलती है, एक तो अपना क्या है हड़प्पा और दूसरा क्या है मोहनजोदाड़ो। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कभी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो देखने को ही नहीं मिले ऑप्शन में, तो यहाँ पे तीसरी राजधानी के रूप में किसे उल्लेखनीय दी गई है, तो कालीबंगा को। क्लियर है सभी को, फटाफट भाई इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े अपन। चलो ये सारी चीज आपने नोट कर ली है, अब बढ़े आगे अपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या देख लिया भाई, खोज के बारे में चर्चा कर ली। डेली का डेली आपको काम करना है, और जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ भाई ये शॉर्ट नोट्स है, जैसे आप सभी ने सुना होगा कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स से सिलेक्शन ज्यादा होता है। या फिर मान लो कि होता क्या, कभी मान लो कि मैं आपको डिटेलिंग लिखवाना चालू कर दूं, तो आपको भाई अच्छी मोटी कॉपी बन जाएगी और एक टाइम पे दिमाग में ये रहेगा कि इसको पढ़े कैसे, फिर इसको बोरियत होकर रख दोगे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। इसी कारण से मैं बोर्ड पे लिख लिख के क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स हैं तो वैसे के वैसे सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी शब्द मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ या आने वाला है। चीजें क्लियर। चलो अब यहाँ पे अपन ने जैसे राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करी है, तो आज अपन एक और बिंदु की चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम क्या है भाई, सामाजिक स्थिति। चलो सामाजिक स्थिति पहले आर्थिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति के बाद अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे इतिहास में जो कुछ भी हुआ है वर्तमान में भी वही चीज हो रही है और आने वाले समय में भी वही चीज होने वाली है। अब ये स्टेटमेंट मैंने दिया क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ समय के साथ नाम में परिवर्तन हुआ और हल्की फुल्की तकनीक में परिवर्तन हुआ, लेकिन सारी की सारी चीज सेम है। अब जैसे ही अपन आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो अपन ने क्या बोला है, कृषि के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। कृषि के बाद अपन यहाँ पे पशुपालन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। उसी के बाद अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे अपन उद्योग और धंधे के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उद्योग या फिर धंधे के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे अन्य बिंदु,
जैसे आपने इकोनॉमी अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। अर्थशास्त्र में अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पे भाई ये क्या लिखा है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता की बातचीत चल रही है, मैं वर्तमान समाज में आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में अपन किसको शामिल करते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को किसमें शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में, जो आज वर्तमान की अर्थव्यवस्था का आधार मानते हैं। तो यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका। और उद्योग धंधे को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है भाई, उद्योग धंधे को वर्तमान के अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र के। और ऐसे ही मान लो कि सेवा क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी में क्या करते हैं, वाणिज्य और व्यापारी तो करते हैं, व्यापार के माध्यम से ही तो आपको सेवा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने सीखा क्या कि इतिहास को जानना क्यों है, क्योंकि भाई प्रत्येक विषय की उत्पत्ति इतिहास से ही मानी जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे अपन ने जब एग्रीकल्चर की अपन ने जो इकोनॉमी की बात करी, तो इकोनॉमी में अपन देखते हैं कि भाई जब भी अपन पढ़ने वाले तो 3 क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और आज भी और सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक अपन ने लिखे। तो जब भी आर्थिक क्षेत्र के बारे में चर्चा हो तो बिना देखे इनके बारे में जानने का प्रयास करो। पहला क्या है भाई, कृषि, दूसरा क्या है, पशुपालन, तीसरा क्या है, उद्योग और धंधे, और चौथा क्या है, वाणिज्य और व्यापार, और अन्य कुछ तथ्य आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। कभी इतिहास बढ़िया है तो ये मान के चलना कि प्रत्येक विषय आपका बेहतर है, क्योंकि हर एक विषय की उत्पत्ति इतिहास से हुई है। कभी आप हम पॉलिटी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पॉलिटी का विकास भी आपको राजनीति से देखने को मिलेगा। इसके पिछले बिंदु की चर्चा क्या करी है, राजनीति, और आपको राजनीतिक विज्ञान तो पॉलिटी पढ़नी है। ऐसे ही मान लो कि आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आर्थिक स्थिति कहां से प्रारंभ हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता से। क्लियर है सभी को। चलो बढ़े आगे। अब यहाँ पे इसको नोट कर लेना भाई, इसको भले से मत लिखना कि आपको यहां पे पढ़ना क्या क्या है। अब यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं भाई कृषि से। चलो सभी हेडिंग देना। आर्थिक स्थिति आपकी मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग कौन सी होगी, तो सब हेडिंग के रूप में अपन ने क्या लिख दिया भाई, कृषि। तो कृषि के बारे में जानते हैं अपन। तो पहला बिंदु अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि थी वो अपने आप में विकसित अवस्था में थी। अब विकसित अवस्था में होने का कारण क्या है, जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि जनसंख्या अधिक है। अब जनसंख्या तो भयंकर है, ये सभी मानते हैं, लेकिन अपन ने क्या बोला है कि समय के साथ तकनीक में परिवर्तन हुआ, लोहे के उपकरणों का प्रयोग अपन करने लगे, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। अब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो अपन किसी भी व्यक्ति को ठीक से खाना खिला सकते हैं। लेकिन उस काल में अपन ने क्या बोला है कि जनसंख्या सीमित थी, और जनसंख्या सीमित थी तो उस टाइम पे भी अपन ने क्या बोला है कि उत्पादन सरप्लस होता था। सरप्लस का मतलब क्या हो गया कि अधिशेष प्राप्त होता था, कि जितने लोग यहाँ पे निवास करते हैं उन्होंने तो भोजन कर लिया, उसके बाद भी अपन स्टोर करते हैं। इसी कारण से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें बड़े अन्नागार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि जहां पे अन्न को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि कृषि अपने आप में कैसी थी, तो कृषि विकसित अवस्था में थी। कृषि विकसित अवस्था में थी, कृषि विकसित अवस्था में थी। अब इसका कारण क्या है, तो इसके कारण में अपन ने क्या देखा है कि पहला चीज क्या देखा है अपन ने कि पाषाण उपकरण के साथ कांसे के उपकरण, कांसे के उपकरण भी प्राप्त हुए।
तो यहाँ पे पहले बिंदु की चर्चा करिए, कृषि अपने आप में कैसी थी, तो अपन ने बोला है कि इस काल में कृषि विकसित अवस्था में थी। अब विकसित अवस्था में होने का कारण क्या है कि पत्थर के उपकरणों के साथ साथ इस समय अपन ने कांसे के उपकरणों का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ पे जो कृषि है तो अपन देखते हैं कि ये बुआई कब करते थे भाई, फसलों की बुआई। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, फसल की ये बुआई कब करते थे और ये कटाई कब करते थे। तो बुआई के रूप में अपन ने क्या जाना है कि भाई अप्रैल माह में बुआई कार्य करते थे और उसका कटाई कार्य कब करते थे, नवंबर माह में। और इसी प्रकार अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कुल 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कृषि की चर्चा करी है तो अपन ने बोला है कि ये लोग जो फसल को उगाते थे तो ये बुआई कार्य कब करते थे, अप्रैल में, और कटाई कार्य कब करते थे, नवंबर में। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि कुल फसलों की संख्या अपने को कितनी देखने को मिलती है, तो 9 प्रकार की फसलें यहाँ के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, तो यहां से हमें कुछ साक्ष्य, जो फसलों के साक्ष्य प्राप्त हो, तो यही ऐड कर देता हूं कि यहां हमें गेहूं की 3 प्रजाति, उसके बाद अपन देखते हैं कि जौ की 2 प्रजाति और मटर की 1 प्रजाति देखने को मिलती है। तो कृषि में अपन ने क्या देखा है कि पहली चीज अभी भी वर्तमान में यही हो रहा है, वर्तमान में ये चीज हो रही है, सारी की सारी नोट करो इसको फटाफट। चलो नोट कर लो भाई फटाफट इसको कि कृषि अपने आप में कैसी अवस्था में थी, तो भाई विकसित अवस्था में थी। इसका कारण क्या है कि पाषाण के साथ साथ काष्ठ उपकरणों का प्रयोग भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि फसल की बुआई और कटाई कब करते थे और कुल फसलों की संख्या अपने को कितनी देखने को मिलती है, तो 9 प्रकार की फसलों की संख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे गेहूं की कितनी प्रजाति प्राप्त होती है भाई, 3 प्रजाति। जौ की कितनी प्रजाति प्राप्त होती है, तो 2 प्रजाति। उसी प्रकार मटर की कितनी प्रजाति प्राप्त होती है, तो 1 प्रजाति। क्लियर है सभी को भाई, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर अपन अन्य तथ्य के बारे में जानकारी करते हैं। चलो अब यहाँ पे अपन अन्य करके लिखा है, तो पहली चीज अपन देखते हैं कि यहां से भाई एक स्थल है कालीबंगा, जो राजस्थान में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है, अपन देखेंगे घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। क्लियर, तो यहां से कालीबंगा से आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार अपन देखा है कि यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर है भाई सभी को, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। चलो भाई हो गया सभी का। यहाँ पे थोड़ी सी अपन ने गलती कर दी है भाई, ये बुआई करते थे नवंबर में और यहाँ पे कटाई करते थे अप्रैल में। इसको ठीक से लिख लेना भाई वापस से। बुआई कब करते थे ये, तो नवंबर में, और कटाई कब करते थे, तो अप्रैल माह में। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, इसको सही कर लेना। लिख लो भाई फटाफट। अभी अन्य फैक्ट करके पहला बिंदु अपन ने क्या लिखा है, कालीबंगा। तो कालीबंगा से अपने को क्या प्राप्त हुआ है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से अपने किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अन्नागार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लिखो भाई फटाफट, फिर आगे बढ़े अपन। चलो भाई बढ़े, नेक्स्ट अगले बिंदु की चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पे कृषि में ही लिखना। तो अपन ने क्या देखा है कि हमें घरों से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए भाई? मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि हमें धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धान या फिर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बनावली और लोथल से। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि कपास के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, जो अपन लिख चुके हैं। कहां से प्राप्त होते हैं भाई? मेहरगढ़ से, ये लिख चुके हैं अपन। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि उत्तर भारत में रागी, गन्ना के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन अपन ने यहां पे क्या देखा है भाई? यहीं पे एरो लिखना कि दक्षिण भारत में प्राप्त यह पहली फसल थी, दक्षिण भारत में प्राप्त यह यहाँ पहली फसल थी। चीजें क्लियर है भाई? फटाफट लिख लो इनको कि अपन ने क्या देखा है कि कृषि की बातचीत कर रही है, तो यहाँ पे घरों से हमें कुएं के साक्ष्य मिले, जो कहां से प्राप्त हुए भाई? मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार धान के साक्ष्य भी कहां से मिले? एक तो बनावली और दूसरा लोथल। यहाँ पे अपने को कपास के साक्ष्य कहां से मिले? तो अपन ने क्या बोला है कि मेहरगढ़, जिसके बारे में लिख चुके हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में अपने बलूचिस्तान एरिया में। और उत्तर भारत में किन फसलों के साक्ष्य नहीं मिले? तो भाई रागी के नहीं मिले। ठीक, तो यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन रागी के बारे में अपन ने क्या बोला है कि दक्षिण भारत की से प्राप्त यहाँ पहली फसल थी। और उत्तर भारत की कौन सी होगी भाई? तो जो, यहीं पे नोट करके लिख लो, इससे कंफ्यूजन ना हो। उत्तर भारत से प्राप्त पहली फसल जो थी। लिख लो भाई फटाफट। जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसकी गारंटी है कि आने वाली जो एमपी एसआई की एग्जाम है 150 नंबर की हिस्ट्री पूछ रहे हैं उसमें, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बैठने वाले हैं। चीजें क्लियर? एमपी सेट हो, यूजीसी नेट की एग्जाम आने वाली है, एमपीपीएससी आने वाली है, ग्रुप डी, उसके बाद चले दिल्ली पुलिस आने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर देखना और सिर्फ इसको नोट करते जाना है। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं सिर्फ वो नोट करना है और घर जाके 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लगेंगे और उसे कुछ ही टाइम बाद भी अपन प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आज अपन इसको कंपाइल कर लेते हैं फटाफट। क्या आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है? चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करिए। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है भाई? तो अपन ने क्या देखा है कि 2500 से 1800 BC। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि किस व्यक्ति के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? तो कौन थे भाई? वो लॉर्ड किंग। ऐसे फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या पितामह किसे माना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो 4 ऑप्शन देगा, तो किसको पसंद करना है भाई? लॉर्ड कर्जन को। कब की गई? 1901 में। और यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे माना गया? तो जॉन मार्शल को। तो 4-5 क्वेश्चन तो हर स्लाइड में छुपे हुए। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की हेडिंग दी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? 4 ऑप्शन देगा, तो किसको पसंद करना है भाई? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। वहां कौन व्यक्ति था जिसने ये साक्ष्य प्रस्तुत करा था कि इस धरती के अंदर एक सभ्यता छिपी हुई है? तो 4 नाम मिलेंगे, तो उसमें एक नाम पसंद करना है किसको? चार्ल्स मेंशन महोदय को। लेकिन खनन गतिविधियों को सबसे बड़े स्तर पर किसने उजागर करा? तो जॉन मार्शल। और उनके 2 सहयोगी कौन थे? तो हड़प्पा के खोजकर्ता किसे जानते हैं भाई? दयाराम साहनी। और मोहनजोदाड़ो में राखलदास बनर्जी।
नेक्स्ट, नामकरण के रूप में अपन अन्य नाम लिखे, उनके कारण भी लिख दिए कि क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो कौन थे वो, जॉन मार्शल। और अन्य नाम कौन कौन से, हड़प्पा सभ्यता क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा था, प्रथम नगरीय सभ्यता क्योंकि ताम्र पाषाण काल पड़ा था तो वहां पे आद्य नगर जैसा शब्द लिखा था, लेकिन पूर्ण नगर कहां पे देखे गए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं, क्योंकि सिंधु की एक और सहायक देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है, सरस्वती, जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि विलीन हो गई है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार अपने को कांसे के प्रयोग देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर। अब यहाँ पे क्षेत्र या विस्तार में अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार क्या है, त्रिभुजाकार। उसी प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, 1400, और पूर्व से पश्चिम 1600। उत्तर में खोजा गया पहला स्थल मांडा, वर्तमान में कहां पे, जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। उसी प्रकार दक्षिण में खोजा गया स्थल कौन सा है, दायमाबाद, वर्तमान में महाराष्ट्र में, और नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। पूर्व में खोजा गया स्थल कौन सा है, आलमगीर, यूपी, हिंडन नदी। उसी प्रकार पश्चिम में सुत्तांगी डोर, अफगानिस्तान, दास्ता नदी। नेक्स्ट, यहां पे अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में 1500 से भी अधिक स्थलों की खोज देखी गई है, जिसमें 7 स्थलों को नगरीकृत माना गया है। तो कौन कौन से हैं, बनावली, चौहनड़ो, लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। भाई एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेना, यहां पे अपन ने क्या बोला है कि सर्वाधिक, विस्तार में लिखना, सर्वाधिक बस्तियों का संकेंद्रण सरस्वती नदी के किनारे था। नदी के किनारे था। और ये सरस्वती नदी विलुप्त कहां पे हो गई है, तो विलुप्त में अपन ने क्या लिखा है, विंसन नामक स्थान, विंसन नामक स्थल। कहीं पे भी साइड में एक पॉइंट और लिख लेना, पहला एक तो विंसन में जाके विलुप्त हो रही है, और सर्वाधिक बस्तियों का संकेंद्रण। बोल सकते हैं कि सर्वाधिक मानव कहां पे निवास करते थे, तो सरस्वती नदी के किनारे। चीजें क्लियर। नेक्स्ट, फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करिए, तो अपन ने बोला है कि समाज में कितने वर्ग थे भाई, 4 वर्ग। सत्ता किसके हाथ में थी, वणिक वर्ग। ये किस कार्य में लगे थे, तो व्यापार कार्यों में संलग्न थे। राजधानी की बातचीत करते हैं तो स्टर्ट पिगमेंट नामक व्यक्ति के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। इस मत का खंडन किसने करा है, तो अल्चिन महोदय ने। क्लियर। और तीसरी राजधानी के रूप में अपन किसको जानते हैं, तो कालीबंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपन ने जब आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करी है, तो आज अपन ने कृषि पढ़ा, कल पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य क्रम से पढ़ने वाले। तो यहाँ पे अपन ने बोला है कि कृषि अपने आप में कैसी अवस्था में थी, विकसित अवस्था में। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे पाषाण उपकरणों के साथ साथ कांसे के उपकरण भी प्राप्त देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कृषि देख रहे हैं तो भाई फसल की बुआई कार्य देखेंगे यार, तो बुआई कब करते थे, नवंबर में, और कटाई कब करते थे, तो अप्रैल में। अब यहाँ पे मुख्यतः अपने को कितनी फसलों की चर्चा देखने को मिलती है, तो 9 प्रकार की, जिसमें प्रमुखता अपन ने क्या लिखा है, गेहूं, जौ और मटर। तो गेहूं की कितनी प्रजाति देखने को मिली है, 3, जौ की 2, मटर की 1 प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी अन्य स्थलों के नाम अपन ने देखेंगे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा जो राजस्थान में, जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हमें बृहद अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, और फिर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कहां से, घरों से हमें कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो कौन सा स्थल है भाई, मोहनजोदाड़ो। उसी प्रकार धान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो बनावली और लोथल से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से। फिर अपन ने बोला है कि उत्तर भारत में रागी फसल का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन जो दक्षिण भारत में पहली फसल जो अपने प्राप्त हुई है वो कौन सी है, रागी। उसी प्रकार उत्तर भारत में प्राप्त पहली फसल कौन सी है, तो जौ। क्लियर है सभी को। चलो भाई आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लियर। तो आज अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करी है, इसको आप शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।